following circuit reading of voltmeter B is, सर्किट दी हुई है आपको, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 16 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 ओम का है, ये आपका 16 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट आ रही है ये 2 एम्पियर की आ रही है। ये आपका वोल्ट मीटर है, आपको इसकी रीडिंग बतानी है कितना होगा, ठीक है। सर निकालना क्या है? इसकी रीडिंग बतानी है बी की, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, मतलब इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। वाई जेड के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जितना वाई जेड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बी की रीडिंग होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं आप एक्स एंड वाई आर्म के बीच में, दो आर्म है, निकाल लेते हैं एक्स एंड वाई आर्म के बीच में। तो देखो 2 एम्पियर की करंट आ रही है, दो डायरेक्शन में बढ़नी है, तो इक्वली बढ़ जाएगी। यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट चली जाएगी और यहाँ पे कितनी जाएगी, 1 एम्पियर की करंट जाएगी। अब आपको पता है कि B इक्वल टू आई आर होता है ना, क्या होता है, B इक्वल टू आई आर होता है। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई पता करना है तो कैसे निकलेगा, लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको आप लिख सकते हो बी एक्स वाई, इसका मतलब हो जाएगा बी एक्स माइनस बी वाई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, जितना करंट ड्रॉप हो रही है, तो 1 एम्पियर की करंट है, 4 ओम में जा रही है, तो बी इंटू आई आर, क्या लगेगा फार्मूला, बी इंटू आई आर, ठीक है। ये आई इंटू आर हो जाएगा, इस हिसाब से आप देखोगे तो बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 4 ओम, ये बन जाएगा आपका 4 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1, यानी बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 4, ठीक है, वोल्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है।
इसी तरीके सेकेंड आर्म आपका है एक्स जेड, क्या है एक्स जेड, इसके बीच में भी निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, मिल जाएगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, ये कितना हो जाएगा, बन जाएगा बी एक्स जेड इक्वल टू आपका बी एक्स माइनस बी जेड इक्वल टू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो 1 एम्पियर की करंट 16 ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका आई आर के हिसाब से 1 एम्पियर इंटू 16 ओम, ये बन जाएगा 16 वोल्ट, यानी बी एक्स माइनस बी जेड इक्वल टू आपका बन गया 16 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बी वाई माइनस बी जेड निकालना है, क्या निकालना है बी वाई माइनस बी जेड, तो यानी इनमें एक्स है इसमें एक्स है, इसको खत्म करना है और इसको सॉल्व करना है, तो क्या करो, आपको बी वाई माइनस बी जेड निकालना है, ठीक है, बी वाई माइनस बी जेड, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो बी वाई प्लस हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या मिल जाएगा आपको, ये बी वाई पॉजिटिव हो जाएगा, बी जेड निगेटिव रह जाएगा, ये 16 माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 वोल्ट, ये रीडिंग होगी आपके वोल्ट मीटर की, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी 12 वोल्ट। ये तरीका होगा जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको बनाने का, ठीक है। अभी आगे हम सर गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? बेटा सर गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होगा? अभी आगे देखेंगे जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके आगे जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ही पढ़ना है अपने को। ओके सर। ये इलेक्ट्रिक करंट आपका मेजर करने के लिए करेंगे इसको, ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर डिटेल में, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर सारा पढ़ना है, मीटर ब्रिज, ये नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी रेजिस्टेंस वाले सिस्टम पे। क्वेश्चन है 5 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू द फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए भी कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रेजिस्टेंस are combined according to the figure, according to the figure, the equivalent resistance between the point X and Y will be, सर्किट है आपकी इस तरीके से दी हुई है, ये पॉइंट X है,
ये पॉइंट वाई है। इनकी वैल्यू दी हुई है आपको 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम दी हुई है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सलूशन कैसे निकलेगा? सलूशन इसका ऐसे निकलेगा कि इसको आप ध्यान से देखो, अगर कि आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो, दिस सर्किट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है ना। ध्यान से देखो, R1 अपान R3 इक्वल टू R2 अपान R4 है। इनकी आर्म्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रेशियो में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगी। दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब हुआ कि ये सर्किट जो है आपकी ब्रेक होकर के सिर्फ और सिर्फ इतने के इक्विवेलेंट बन जाएगी। कितने के? इतने के। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सर्किट आपकी ब्रेक होकर के सिर्फ और सिर्फ इतने की इक्विवेलेंट बन जाएगी। सिर्फ इतने की इक्विवेलेंट बन जाएगी। सिर्फ इतने की इक्विवेलेंट बन जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है। और ऐसी बहुत सारे सर्किट हमने शुरू में सॉल्व की थी जहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस होते थे। तो 1 1 मिलके 2 हो जाता था, 1 1 मिलके 2 हो जाता था, और 2 2 मिला करके फिर से कितना हो जाता था? 1 हो जाता था, है ना। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सिर्फ इतने की इक्विवेलेंट। ये 20 ओम का बन जाएगा, ये भी 20 ओम का बन जाएगा, और इसका फाइनल अगर आप निकालोगे तो ये सिर्फ इतना रह जाएगा। ठीक है, x और y 10 ओम का रह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें लिख लो, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एबव is a balanced Wheatstone bridge, is a balanced Wheatstone bridge। तो अगर मैं इनका नाम दे दूं पॉइंट A एंड B, इज द बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज। क्या है? Wheatstone ब्रिज। This is Wheatstone bridge. Okay, therefore no current will pass through AB. No current will pass through AB। ठीक है, hence equivalent circuit will be drawn like, इसको फिगर 1 बना दो, इसको फिगर 2 बना दो, इसको फिगर 3 बना दो, इसको फिगर 4 बना दो, इसको फिगर 5 बना दो। कैन बी ड्रॉन लाइक फिगर 3, can be drawn like figure 3, which successively can be reduced to figure 4, which can be reduced to figure 4, which on further simplification give figure 5।
which on further simplification give figure 5. Therefore, equivalent resistance of the given figure is 10 ohm. ये बन गया आपका R equivalent equal to 10 ohm आंसर। बात समझ में आ गई कैसे किया गया है? यस सर। आगे बढ़े। एक मिनट सर। हो गया बेटा? यस सर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। In the network shown in the figure, each of resistance is equal to 20 ohm. The resistance between A and B is, क्वेश्चन है, in the network shown in the figure, each of resistance is equal to 20 is equal to 2 ohm है, is equal to 2 ohm. The resistance between A and B is, डायग्राम दिया हुआ है, बड़ा अच्छा डायग्राम है, देखना। जो लोग क्लास में पीछे का लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे उनको अभी बड़ा इजी लगेगा, है ना? ये पॉइंट ए बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है? तो अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे अप्रोच करेंगे आप? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अप्रोच कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो,
इस ए को उठाओ यहाँ से, उठा करके इधर ले आओ। अब बी को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ। तो सबसे पहले सी बना लो, सी को बना दिया तो यहाँ पे ई आ गया, है ना। और ई से दूर ले जाके बी को लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, सी से डी जुड़ा हुआ है, सी से डी को जोड़ दिया, और डी से ई जुड़ा हुआ है तो डी से ई को जोड़ दिया हमने। अब ध्यान दो, ए पॉइंट सी और ए से जुड़ा हुआ था तो इसको ऐसे बाहर निकाल दो। सी के एक आर्म में रेजिस्टेंस है ऐसे, डी के एक आर्म में रेजिस्टेंस है ऐसे जुड़ा हुआ है ए से, और इसको भी ऐसे बाहर निकाल लिया तो ये डायग्राम जो ऐसे दिख रहा था ये ऐसे दिखने लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। अब देखो इसको करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। कैसे? ये सारा का सारा कितना है, 2 ओम का है। तो जब 2 ओम यहाँ पे रख दोगे तो आप देखोगे कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4, है ना। अगर आप इसको PQRS के टर्म में लिखोगे तो आप देखोगे PQ/RS, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से है। इसका मतलब सी और डी में तो कोई करंट ही नहीं जाएगी। ये क्या बन गया? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो सी और डी में कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब हुआ ये जो है, ये फिगर 1 था, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिगर नंबर 2 और दिस फिगर कैन बी कन्वर्टेड लाइक दिस। दिस कैन बी कन्वर्टेड लाइक दिस। मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको ताकि आप लोग भी समझ जाओ इसको। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल पॉइंट हो गए तो मतलब कोई करंट नहीं जानी है। ये आपका बी हो गया। पॉइंट का नाम लिख दो यहाँ पे, ये ए था, ये ए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका ई है। ए बी सी डी, बी कहाँ है? बी यहाँ पे है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगी? ए से जाएंगे तो जुड़ करके 2 2 2 4 ओम बन जाएगा, है ना। 2 2 2 कितना बन जाएगा? 4 ओम। बी, है ना, ए और बी, ये बन जाएगा 2 ओम, ये बन जाएगा 2 ओम। इसको फर्दर आप जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? ये पैरेलल में है तो पैरेलल में जुड़ करके ये हाफ हो जाएगा और 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम होगा, 2 ओम होगा? 2 2 था तो 4 हो जाएगा ना, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 ओम को जोड़ोगे तो उसका हाफ 2 ओम हो जाएगा ये। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखो एक्सप्लेनेशन में इसको गिवन फिगर 1 कैन बी drawn like figure 2. Given figure 1 can be drawn like figure 2, which is clearly a balanced Wheatstone bridge. Which is clearly a balanced Wheatstone bridge. Therefore, no current will flow in arm CD. Therefore, no current will flow in arm CD. Hence, resistance of CD will not contribute to equivalent resistance. And simplified circuit or diagram can be drawn like figure 3. सर आपने ब्रिज के बाद क्या बोला? क्या बेटा? सर आपने बोला ना इट इज क्लियरली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। नहीं समझ में आया हमें। हेलो सर क्लियरली अ व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद क्या बोला?
Okay, which clearly shows that given circuit is a balanced Wheatstone bridge. Given circuit is balanced Wheatstone bridge. Hence, no current will flow in arm CD. Hence, no current will flow in arm CD. Therefore, resistance of arm CD will not contribute in equivalent resistance. So, diagram 2 can be simply drawn like diagram 3. Yeah, diagram 2 is drawn as diagram 3. Which on further simplification gives diagram 4 and 5. Which on further simplification gives diagram 4 and 5. From diagram 5, it is clear that equivalent resistance of the given circuit or network is equal to 2 ohm. हो गया? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कीजिए, मतलब कीजिएगा घर पे अपने। क्वेश्चन लिखो। 4 रेजिस्टेंस 10 ओम 4 रेजिस्टेंस 10 ohm 5 ohm 7 ohm and 3 ohm are connected so that they form the sides of a rectangle. AB, BC, CD,
and DA respectively. Another resistance of 10 ohm is connected across the diagonal AC. The equivalent resistance between A and B is, आपको बताना है कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका। ठीक है, इसका आंसर होगा 5 ओम। अगला क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट resistance between A and B in the circuit will be, सर्किट दी हुई है आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपको आर ओम दिया हुआ है सब। और इसका आंसर आपका आएगा 8/7 आर। नोट कर लिया। In the given figure, equivalent resistance between A and B will be, फिगर दिया हुआ आपको, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 7 ओम है। और इसका जो आपका आंसर है वो है 14/3 ओम। नोट कर लो क्वेश्चन।
the device which converts chemical energy into electrical energy is known as electric cell. सपोज ये कोई सेल है और इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने इसमें प्लेट डाल दी है कैथोड और एनोड की। प्लस एंड माइनस, क्या करना है, इन प्लेट्स को जोड़कर सर्किट बना लेनी है। जब भी कभी ऐसा साइन दिखे इसका मतलब की होता है, क्या होता है, की। अगर इस की को निकाल लेंगे तो सर्किट बंद हो जाएगी, की को लगा देंगे तो सर्किट चलती रहेगी। इस तरीके से अगर लाइन पड़ी हो इसका मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, अकॉर्डिंगली आप इसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगा सकते हो। सबसे इजी डिवाइस जो अवेलेबल होती है अपने पास वो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। बल्ब लगा दिया, और इसमें जो भी करंट आई है या गई है उसको नापने के लिए एमीटर लगा दिया। प्लस माइनस, एनोड माइनस है, ये प्लस है, ये आपका एनोड हो जाता है यहाँ पे, और ये आपका कैथोड हो जाता है, ठीक है। प्लस चार्ज इसकी तरफ जाएंगे, माइनस चार्ज, चार्ज छोड़ तो कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है तो प्लस माइनस चार्ज होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोलाइट। लिखो, ए सेल नाइदर क्रिएट्स नॉर डिस्ट्रॉय चार्ज। क्या करता है, ए सेल नाइदर क्रिएट, some important points regarding this that you have to remember, that a cell neither, ये इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा, यहाँ ले जाएगा, वापस लाके दे देगा इसको। ए सेल नाइदर क्रिएट्स nor destroys charge but maintains the flow of charge present at various parts of the circuit by supplying energy needed for their organized motion.
तो सेल का काम क्या है, जो भी चार्ज प्रेजेंट है सर्किट में उनके मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करने का काम है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेल इज ए source of cell is a source of cell is a source of constant EMF। EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट नॉट कांस्टेंट करंट, बट नॉट कांस्टेंट करंट। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैन नॉट बी चार्ज, जैसे आप फिजिक्स लैब में यूज करोगे लेक्लांस सेल। सेकेंडरी कैन बी चार्ज, जैसा कि रिचार्जेबल बैटरी आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, लिख लो। मेनली सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली सेल्स आर of two types. Number one, primary cell, which cannot be primary cell, which cannot be recharged, which cannot be recharged. Number two, secondary cell, can be recharged. Can be recharged. नोट कर लिया। नोट कर लिया। Yes, sir. The direction of flow of current, important point है। The direction of flow of current inside the cell is from negative to positive, negative to positive electrode, while outside
outside the cell is from positive to negative. फिफ्थ पॉइंट है, a cell is said to be ideal a cell is said to be ideal if it has zero internal resistance. EMF ऑफ सेल को कैपिटल ई से लिखते हैं। ये डिफिनीशन बहुत जरूरी है, याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द energy given by the energy given by the energy given by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit important point, whole circuit मतलब including the cell is called its electromotive force। यानी कि EMF, that is EMF equal to या EMF of the cell, EMF of cell E equal to total work done divide by charge, है ना। दिस इज सिमिलर टू बी जो हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, बट देखेंगे क्या है इसमें डिफरेंस। E इक्वल टू W बाई Q, तो इसलिए इट्स यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी वोल्ट ही हो जाएगा। तो इट्स यूनिट इज वोल्ट, जूल पर कूलम। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर सर्किट से जुड़ा ना हो तो सेल के दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा।
इस पॉइंट को भी नोट करवा देते हैं क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। ये इतना नोट कर लिया? सर 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, नेटवर्क इशू था तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है ठीक है, लिख लो। सर एक बार प्रीवियस पेज भी दिखा दो प्लीज। थैंक यू सर। पॉइंट 5 में ही नोट है, इसको नोट कर लो। The potential difference across the terminals of the cell the potential difference across the terminals of a cell when it is not connected in any circuit is called excitement. एक मच नोन डिबेट या क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बी और ई में डिफरेंस क्या है, तो देख लेते हैं बी और ई में क्या डिफरेंस है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। उसमें देखो सर्किट में आपका सर्किट और सेल दोनों इंक्लूड था, ठीक है, जब आप ई निकाल रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्या है, द एनर्जी गिवन बाय द सेल, द एनर्जी given by the cell in the flow of
unit charge in the flow of unit charge in a specific part of, बहुत important word है ये, in the specific part of electrical circuit, देखना एफिशियल नहीं आया कहीं पे, electrical circuit, that is only external part, that is external part is called potential difference इसकी यूनिट भी है आपकी वोल्ट, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल the voltage across the terminals of a cell when it is supplying current to external is called potential difference or terminal voltage। The potential difference is equal to the product of current and resistance of that given part। That is B equal to IR। तो हमने E देख लिया, हमने B देख लिया है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस देख लें तो सेल की पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मिलाकर के E बनेगा। चलिए लिख लेते हैं इसको भी।
हो गया बेटा? Yes. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए देखते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि आइडियल सेल वो होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन एक्चुअली में कोई ऐसा सेल होता नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में रेजिस्टेंस होगा उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको लिखते हैं स्मॉल आर से यहाँ। तो इन केस ऑफ ए सेल, in case of a cell, the opposition of electrolyte to the flow of current through it is called internal resistance of the cell. The internal resistance of a cell, the internal resistance of a cell the internal resistance of a cell depends on the distance between electrodes are proportional to d area of electrode are proportional to 1 by a and nature and nature concentration का r proportional to c होता है and temperature
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस is different for different types of and even for a given type of cell. As it varies from cell to cell. ठीक है, नोट कर लिया। तो सेल में देखो तो एक बार आपके पीछे पास दिखाना। 3 पार्ट मिलेंगे। सर सर हाँ, एक बार पीछे दिखाना। हो गया सर। ठीक है, सेल में आपके पास 3 पार्ट हैं। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा।
ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो हमने पीछे लिखा है उसमें क्या मीनिंग है। ये टर्मिनल होगा, ये क्या है, ये टर्मिनल है। तो यहाँ से ले करके ये अगर ए पॉइंट ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो ए से बी तक का जो रीजन होगा आपका वो बी देगा। और जो अंदर होगा आपके पास में, ठीक है, मान लो अगर करंट इसमें आई जा रही है तो B इक्वल टू आई आर होगा। और अगर अंदर वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा B इक्वल टू स्मॉल आई आर होगा। ये अंदर होगा सेल के, तो कहाँ पे होगा, ये सेल के अंदर, B इंटरनल है, ये है ना, स्मॉल b इक्वल टू स्मॉल आई आर, ऊपर B इक्वल टू आई आर है, और इन दोनों को मिला करके आपका E बनेगा, है ना। तो E इक्वल टू क्या बनेगा, B प्लस स्मॉल आई आर, क्या बनेगा, B प्लस स्मॉल आई आर। ध्यान रखना है कि ये तब होगा जब सर्किट आपकी चालू होगी। सर्किट चालू नहीं होगी तो ये बी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ बचेगा वो ई होगा खाली। तो ई इक्वल टू आई आर हो जाएगा खाली। सर्किट आपकी क्लोज्ड है, यानी कि सर्किट चल रही है तो ई इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस बी बाई आई, ई माइनस बी बाई आई। दिस इज फॉर क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो R इक्वल टू ई माइनस बी बाई आई हो जाएगा। R इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आगे से जब सर्किट बनाएंगे तो ये सेल ना बना करके हम इसी के बीच में क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये जो होगा ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो नोटेशन है सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि स्मॉल रेजिस्टेंस भी दिखाना है इसके साथ में, तो इसको आप इस तरीके से दिखा देंगे, ऐसे ऐसे सेल हो गया आपका, और इसके साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप ये जान लेना कि ये वाला जो सिस्टम आपका रिप्रेजेंट हो रहा है ये पूरा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मीन्स दिस सिस्टम इज रिप्रेजेंटिंग ए सेल, दिस सिस्टम इज रिप्रेजेंटिंग ए सेल, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन इन सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में हम बार बार सेल नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है इसको लिख लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस कर दो, नोट कर लिया। हो गया सर। इसी में आई की वैल्यू निकालनी होती यहाँ पे, तो इसको ऐसे निकाल सकते थे, ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, है ना। आई कॉमन ले लेते तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं ई अपान आर प्लस आर, लिख सकते हैं। आई इज द करंट, स्मॉल लिखना तो स्मॉल लिख लो, पूरा स्मॉल लिखा तो स्मॉल लेने दो। आई इक्वल टू करंट है, आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर हो जाएगी। ये क्लोज सर्किट के लिए है सारा। ठीक है,
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना आई आर होगा। ठीक है, this B equal to IR is also called potential across the resistance, and this IR is called potential drop inside the cell. This is potential difference, potential difference है ये। This is also called potential drop या difference. This is called potential drop inside the cell. ठीक है, एक वेल नोन फार्मूला इसी का है, I इक्वल टू बी बाई आर रख दो तो ये बन जाएगा E बाई बी माइनस 1 इंटू आर। means when cell is discharging। ठीक है, इसी में कई बार लोग निकलवाते हैं कि आपका कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। पावर डिसिपेशन इन एक्सटर्नल सर्किट क्या निकालते हैं? पावर डिसिपेशन इन एक्सटर्नल सर्किट। पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड बोलते हैं, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इसको लोड भी कहा जाता है, 10th में पढ़ा होगा आपने। P इक्वल टू फार्मूला होता है आपका बी आई, P इक्वल टू होता है बी आई, आई की वैल्यू यहाँ से रख दो तो ये बन जाएगा बी इक्वल टू आई आर, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, या इसको आई बाई आर रखें तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई आर। सब अलग अलग फार्मूले हैं इसी के। ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर, या बी का फार्मूला, बी की वैल्यू अगर आर के टर्म में पुटअप करना चाहें तो वो भी ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ था, उस टर्म में भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा P इक्वल टू बन जाएगा E प्लस आर बाई आर, ये आई की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। यहीं से देखो इस P की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस P की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी हमको। तो आप देख लो मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब
कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाए, तो व्हेन कैपिटल आर विल बिकम स्मॉल आर, you will get P max. अब P max will be given by E square by ये 1 + 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा एक, और नीचे बचेगा 4R। E स्क्वायर बाई 4R जो होगा ये मैक्सिमम पावर होगा जो कि किसी सर्किट को मिल सकता है या डिसिपेट हो सकता है उसमें। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। When capital R equal to small r, you will get maximum power P max equal to E square by 4R, and this statement is called maximum power transfer theorem. क्या कहते हैं इसको? इस स्टेटमेंट को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हो गया? Yes, sir. हो गया बेटा? हेलो? Yes, sir. ओके। इसी में एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, ये डिस्चार्जिंग का है। अगर चार्जिंग हो रहा होगा तो जो आपका B प्लस आई आर है ये B माइनस आई आर हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, B माइनस आई आर कर देंगे तो आपका ये डिस्चार्जिंग वाला हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए एक छोटा सा रिजल्ट है उसको नोट कर लेते हैं। ये कई बार आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। to calculate capital E and R on variation are changing on variation of capital R। ठीक है, लिखो in closed circuit, in the closed circuit, in the closed circuit of a cell, in the closed circle of a cell having EMF, having EMF E and internal resistance R। ठीक है, देखो if external resistance changes from R1 to R2, then current changes
from I1 to I2. And potential difference changes from D1 to D2. तीन चीजें चेंज हो रही हैं, R1 चेंज हुआ, I चेंज हुआ और उसके रिजल्ट में B भी चेंज हो गया. ओके. Then E and R can be calculated as E equal to I1 I2 upon I2 minus I1 into R1 minus R2, and R can be calculated as I2 R2 minus I1 R1 upon I1 minus I2 equal to B2 minus B1 upon I1 minus I2. ठीक है, नोट कर लिया. एक मिनट सर. चार्जिंग वाली सर्किट इस तरीके से दिखाई जाती है. ई कामा आर मतलब इसका पोटेंशियल ई है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस इंटरनल आर है. लिख लिया. चलिए, तो आप लोगों को एक होमवर्क है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस होगा, ये आप लोग इस पे एक छोटा सा नोट लिख करके कल दिखाएंगे हमें.